तो या तो सरकार जो है एक तरह से नंगा नाच कर रही है, या वो जो है इस हद तक बेशर्मी पे उतर आई है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि किसानों को कैसे बदनाम करे। कि जैसे एक कहावत है कि मूर्खों के गांव में, लालची लोगों के गांव में ठग जो है भूखा नहीं मरता। ठग इसलिए नहीं मरता क्योंकि उसे पता है आज एक को लूटा है, कल दूसरे को मूर्ख बनाऊंगा, परसों चौथे को बनाऊंगा। तो हिंदुस्तान के 138 करोड़ लोगों को लूटने का जो षड्यंत्र है वो भारत सरकार की तरफ से चलता है। देखिए, मोदी जी जब स्कूल में पढ़ते थे तो उनके मास्टर उन्हें एक कहावत सुनाता था जी, आगे पढ़ पीछे भूल, पास कर हाई स्कूल। आप देखेंगे कि सरकार जो है सिर्फ जो है एक तरह से जो अपना डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये चाह रही है कि किसानों में आंदोलन में फूट पड़े। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हम रविंदर कुमार जी एडवोकेट हैं, सोशल वर्कर हैं। रविंदर कुमार जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आप तो आते ही रहते हैं, हमारे दर्शकों को बहुत पसंद है आप। ये जो मोदी जी हैं उनका हरदम ये रहता है, ये फ्यूचर टेंस में बात करते हैं कि सेंट्रल विस्टा बन जाएगा जी, यानी हम विश्व गुरु हो जाएंगे जी, इस तरीके से बात करते हैं। और इतने में ये हो जाएगा, हर 2022 2025 और कभी कभी तो वो क्रॉस भी कर जाते हैं। जैसे आपने एक बार बताया था ना कि वो वैक्सीन देखने गए जी जी जी, तो उनके उसने बताया कि भाई उनको तो इतना ज्ञान, पूना वाला ने कहा, हाँ पूना वाला ने, कि वो तो यानी मतलब जितना साइंटिस्ट को नहीं पता था उतना वो बता गए साइंटिस्ट को यहाँ पे। तो ये क्यों आखिर वो फ्यूचर, क्या उनको फ्यूचर पे यकीन है कि हम तब तक रहेंगे यहाँ पे? देखिए, मोदी जी जब स्कूल में पढ़ते थे तो उनके मास्टर उन्हें एक कहावत सुनाता था जी, आगे पढ़ पीछे भूल, पास कर हाई स्कूल। यानी कि जो पढ़ा है उसे भूल जा और फिर आगे बढ़ता रहे। तो मोदी जी भी देश के लोगों को यही जो अपनी कहावत है वो सुनाते रहते हैं। जैसे उन्होंने कह दिया कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे गे, और उन्होंने कहा कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, अच्छे दिन आएंगे। तो ये जो उनका जो फ्यूचरलॉजिस्ट वाला रूप है वो ये है कि वो मानते हैं कि लोगों को नए सपने दिखाते रहो, और नए सपने दिखाने के बाद वो जो है आदमी जो है अपनी आज की हालत भूल जाएगा। जैसे कोई आदमी किसी को धोखा देना हो तो क्या करता है, वो उसको सपना ही दिखाता है, सपना ही दिखाता कि धोखेबाज क्या कहेगा, तेरे पास 10 करोड़ आ जाएंगे, तू ये आरपी बेच लेगा, तू ये राइस कूलर खरीद लेगा, तुझे मेरी लॉटरी निकलेगी, तेरी लॉटरी निकल आएगी, तेरी हेमा मालिनी से शादी हो जाएगी, तेरे बच्चे जो है अनिल अंबानी के बच्चों से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, सब ज्योतिषी जी। बस बस बस। तो जो है कि जैसे एक कहावत है कि मूर्खों के गांव में, लालची लोगों के गांव में ठग जो है भूखा नहीं मरता। ठग इसलिए नहीं मरता क्योंकि उसे पता है आज एक को लूटा है, कल दूसरे को मूर्ख बनाऊंगा, परसों चौथे को बनाऊंगा। तो हिंदुस्तान के 138 करोड़ लोगों को लूटने का जो षड्यंत्र है वो भारत सरकार की तरफ से चलता है। और मोदी जी इस बात में सिद्धस्त हैं कि उन्हें पता है कि इनको जो है सपने बेचो। राजनीति क्या है, राजनीति सपने बेचने की कला है। अच्छे नेता जो होते हैं वो अपने सपनों को जो है, अपनी कही बातों को जो है अमल में लाते हैं और धरती पर उतार लाते हैं। और जो बेईमान या तानाशाही या चालाक किस्म के नेता होते हैं वो जो है एक सपना ख़त्म नहीं होता दूसरा शुरू कर देते हैं, और उनकी जो है सीरियल जो है झूठ बोलने का वो है वो चलता रहता है। अब आपने जैसे कहा सेंट्रल विस्टा की बात हम कर रहे थे, तो सेंट्रल विस्टा बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी मोदी जी को? तो अगर हम ये कहें कि सेंट्रल विस्टा बनाकर इन्होंने भारत के संविधान को एक तरह से लांछित किया है, कलंकित किया है। क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा है देश की एक संसद होगी जिसके 3 अंग होंगे, एक राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरी राज्यसभा। राष्ट्रपति जो है संसद का हेड है, और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, और जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो तीसरा अंग होते हैं, हाउस ऑफ पीपल के वो होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि मोदी जी ने जो संसद की आधारशिला रखी, वाकई रखी नहीं है, ये भी एक झूठ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। ना आप कुछ रखोगे, ना कुछ निर्माण करोगे, हवन किया, ना ध्वंस करोगे। तो उन्होंने बस वो गड्ढा जो था, गड्ढे को पूजने का काम किया, हवन करे। लेकिन उन्होंने जो है ना राष्ट्रपति को बुलाया, ना उपराष्ट्रपति को बुलाया, और लोकसभा अध्यक्ष को भी कहा तू दूर खड़ा हो जा, भूमि पूजन मैं ही करूंगा। तो मोदी जी की हैसियत अगर संसदीय लोकतंत्र के हिसाब से देखी जाए तो संसद में अध्यक्ष के आसन के यानी ये जो राइट हैंड है उस में बैठने वाले आदमी की है।
वो एक सदस्य हैं बस। सर तो इसलिए, लेकिन उनके मन में एक आकांक्षा रहती है कि मैं जो है किसी तरह इतिहास में अमर हो जाऊं, और अमर होने की आकांक्षा, अगर हम इतिहास पढ़े, जैसे उनकी फोटो खिंचाने की हाँ, ये अमर होने की वो भी आकांक्षा है, क्योंकि फोटो रहेगी, मैं चला जाऊंगा, फोटो रहेगी। तो शेक्सपियर ने कहा कि फोटो खिंचाना जो है, चित्र बनवाना अपना जो है, आदमी की जो है भविष्य में जिंदा रहने की एक इच्छा है। तो इतिहास में एक ही आदमी हुआ है, ययाति, जो चाहता था कि मैं कभी ना मरूं, मैं अमर रहूं। तो ययाति की कहानी आती है कि उसका बेटा जो था पुरु, वो जब ययाति की 100 साल हो गए और ययाति का जो पूरा जो जीवन था तो उसने सारा भोग विलास में, मस्ती में, अय्याशी में उड़ा दिया, और जब वो मरने लगा तो उसने यम देवता से प्रार्थना की कि आप मुझे थोड़ा समय दे दो। तो यम देवता ने उसे कहा कि अगर तेरे कोई संतान है और वो अपना जीवन का कोई अंग तुम्हें दे दे तो तुम जो है आगे जी सकते हो। तो ययाति ने अपने बेटों से कहा, तो सारे बेटों ने तो मना कर दिया। एक बेटा उनका जो सबसे आज्ञाकारी था पुरु, उससे कहा कि हाँ जी पापा, आपने जैसे कहा है कि मैं अपने 100 वर्ष आपको देने के लिए तैयार हूँ, उसे 100 वर्ष दे दिए। तो ययाति का जो बुढ़ापा है वो तो पुरु में ट्रांसफर हो गया, और पुरु की जवानी जो है ययाति को मिल गई। अब जब ययाति को पुरु की जवानी मिल गई तो फिर ययाति उसी क्रम में लग गया, वही भोग विलास, वही अय्याशी, वही रंग बिरंगी जो उनकी मन की इच्छाएं थी वो पूरी करने लगा। और मोदी जी को भी 2019 में जो है पुरु की तरह दोबारा एक जीवन मिल गया, ययाति की जगह जीवन मिल गया कि 5 साल और मिल गए। तो वो भी जो है, जो खेल वो 2014 से 2019 तक खेल रहे थे, वही अब 19 से वो 24 तक खेलने के मन में है। तो इतिहास में अगर आपको अमर होना है, अजर होना है, तो आपके अच्छे सदकर्म जो है वो आपको इतिहास में अमर करते हैं। चाहे आप देखेंगे इतिहास में जितने भी लोग आज अमर हैं, मान लो सुकरात है, तो अच्छाई की वजह से हम जानते हैं उसे। बुरे लोग इसे याद किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने सुकरात को दंड दिया, सुकरात को अत्याचार किया, लेकिन उनको हम घृणा की दृष्टि से देखते हैं। नाम नहीं जानता किसने जहर दिया था। क्रीटो का नाम आता है, कभी कभी पढ़े लिखे लोग जानते हैं, लेकिन सुकरात को जानते हैं। जैसे ईसा को जानते हैं, ईसा को जिन लोगों ने फांसी पे चढ़ाया, उनके नाम, वो सूली पे चढ़ाया, उनके नाम नहीं जानते। हम जो है आप गुरु नानक के नाम जानते हैं, कबीर का नाम जानते हैं, तुलसी का नाम जानते हैं, मोहम्मद साहब का नाम जानते हैं, जिनके पास कुछ नहीं था, जिनके पास कुछ नहीं था, जो अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ गए, और उनकी कोई आकांक्षा भी नहीं थी। यानी आप समझिए भगवान बुद्ध जो है पूरी दुनिया में कहते रहे कि मेरी मूर्ति मत बनाओ, लेकिन आज दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति भगवान बुद्ध की है, और बुद्ध के मन में कोई आकांक्षा नहीं थी कि मैं जीवन जीने के बाद जो है हमेशा मर रहा हूं। तो आपकी अच्छाई, आपके कर्म, आपकी अच्छी बातें जो है वो आपको आगे ले जाती हैं। नहीं तो इतिहास में हिटलर या चंगेज खान या नादिर शाह लोगों के नाम भी आते हैं, लेकिन वो घृणा के पात्र होते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं करता, ना कोई कहता कि मेरे घर में हिटलर पैदा हो। आपको मैं याद दिलाऊं कि जर्मनी में अडोल्फ हिटलर नाम जो है कोई अपने बच्चे का नहीं रखता, अपने बच्चे का नाम नहीं रखते। जर्मनी में कोई नहीं रखेगा अडोल्फ हिटलर, ना हिटलर रखेगा ना अडोल्फ रखेगा, बिकॉज वो उससे घृणा करते हैं। इसलिए हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान घूम लीजिए, रावण नाम का कोई आदमी नहीं मिलेगा। सिर्फ एक हमारा चंद्रशेखर रावण है जो अभी उन्होंने साहस किया है अपने, बाकी वो भी हटा दिया। हाँ, लेकिन वो भी रावण कह के इसलिए। तो इसलिए जो है इतिहास में अमर वो आदमी होता है जो अपनी अच्छाई करता है। अब सवाल ये आता है कि आज की सरकार जो है वो क्या कर रही है, क्योंकि मोदी जी की सरकार के खिलाफ जो है पूरा आंदोलन चल रहा है किसानों का। दिल्ली में किसान इकट्ठे हैं, आज किसान भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कल आगे से उनका कार्यक्रम और बढ़ेगा। अभी राजस्थान के किसान जो है दिल्ली आने लगे हैं, मध्य प्रदेश के दिल्ली आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आने लगे हैं, पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो रहा है। और आप देखेंगे कि सरकार जो है सिर्फ जो है एक तरह से जो अपना डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये चाह रही है कि किसानों में आंदोलन में फूट पड़े। ऐसे ऐसे लोगों को किसान संगठनों का सदस्य बनाकर मोदी जी और उनके जो तोमर जी हैं वो मीटिंग करते हैं, जिनको चाहे उनका पड़ोसी ना जानता हो कि किसान है। हल पकड़ने की तमीज जिन लोगों को ना हो वो लोग भी आज जो है सरकार के मीटिंग में जाते हैं और वहाँ उनकी भोजन करते हैं, चाय पीते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। यानी मैंने किसान को देखा, वो गया तो था डेलीगेशन में और तोमर साहब के साथ जो है सेल्फी खिंचा रहा था। तो सेल्फी खिंचाने का मतलब यह है कि उसके मन में इच्छा है कि मैं रिकॉग्नाइज हो जाऊं थोड़ा सा, कि मैं तोमर साहब से मिला, तोमर साहब से फोटो लगा लेके बहुत बड़ी। तो एक कहावत आती है वो लैला के टाइम की, कि लैला, जब लैला की शादी हो गई तो मजनू जो है लैला के राज में चला गया और वो वहाँ बैठा बैठा जो है बार बार कहता था लैला लैला लैला। तो लैला को उसकी दासी ने बताया कि भाई लैला एक आदमी है जो लैला लैला कहता है, भूखा प्यासा वहाँ पेड़ के नीचे बैठा है। तो लैला को उस पर दया आई। लैला ने कहा कि तू उसको जो है रोज जो है दूध दे आया कर।
तो वो रोज लैला को दूध दे आता था। जब उसको दूध आने लगा तो दूध पी लेता था, तो बाकी लोगों को पता लगा कि इसको जो है दूध आता है, ये लैला लैला पुकारता है, दूध मिल जाता है। तो वहाँ पर जो है मजनुओं की तादाद बढ़ गई, 10,000 से ज़्यादा मजनू हो गए। वो सारे कहते थे लैला लैला लैला। अब वो जो उसकी दासी जाती थी, उसको बेचारी को पता नहीं था कि भाई कौन सा असली है, तो उसे लैला होगा हुआ तो 10,000 मजनू हो गए, अब सबको मैं दूध देती हूँ। तो उसने कहा ऐसा कर, तू जो है ना कटोरा लेके जा और कहे कि मुझे जो है लैला ने कहा है कि लैला बीमार है, और लैला को हकीम साहब ने कहा है कि जो मजनू है वो अगर अपना खून दे दे, 2 बूंद खून दे दे, तो वो जो है लैला ठीक हो जाएगी। तो दासी जो है कटार लेकर और एक कटोरा लेकर जो है उन मजनू के पास गई, बोली जी लैला ने कहा लैला बीमार है, हकीम साहब ने कहा है कि मजनू का खून दे दो, 2 बूंद खून दे दे कोई, तो लैला ठीक हो जाएगी। तो सारे जो मजनू थे वो तो भाग गए, असली मजनू रह गया, क्योंकि बाकी मजनू से उसने कहा भाई तुम क्यों भाग रहे हो? उसने कहा हम तो दूध पीने वाले मजनू हैं, खून देने वाले मजनू थोड़ी। तो केंद्र सरकार ने भी अपने जो है हरामखोर बहुत सारे जो है दूध पीने वाले मजनू इकट्ठे कर लिए हैं, जो बार बार कहते हैं कि हम किसान संगठन है। और इन किसान संगठनों की हालत यह हो गई है कि ये बंदर की तरह नाचते फिरते हैं। अब जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट 2 काम कर सकती है, या तो इस पिटीशन को एक्सेप्ट कर ले और ये कहे जी 3 किसान आंदोलन के ये जो कानून है जिनका विरोध करें ठीक है, ठीक होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगी तब भी आप या हम समझते हैं कि किसान मान जाएंगे। यानी आप मेरा गला काट रहे हो, आप मेरा गला काट रहे हो और सुप्रीम कोर्ट कहे जी गला काट ले, ये छुरी से तेरा गला नहीं कटेगा। तो जिसका सर जो है, जिसकी गर्दन जो है चाकू की धार पे है, उसको पता है कि खतरा मेरे सामने है। तो आज के किसान को पता है कि सरकार हमारा गला काट रही है, सरकार हमारे पेट पे लात मार रही है, सरकार हमारी जमीन छीन रही है। तो जब किसान को ये पता चलता है कि हमारी जमीन छीनी जा रही है, हमारा गला काटा जा रहा है, हमारा व्यापार उजाड़ा जा रहा है, तो मैं आपको आज फिर कहना चाहूंगा कि ये वाले जो किसान बैठे हैं आंदोलन पे, आज भूख हड़ताल पे, ये असली जो है मजनू है। और ये जो नकली मजनू जिनको लेकर ये रविशंकर प्रसाद या पीयूष गोयल या तोमर जी घूमते हैं और ये कहते हैं जी किसान संगठनों ने कहा है जी बहुत अच्छा है, कई मंत्रियों ने कह दिया, जैसे एक मंत्री है दानवे, नामी दानव वाला उनका, वो कहते हैं जी इसमें जो है खालिस्तानी और पाकिस्तानी घुसाए हैं। अब पाकिस्तानी और चीन के लोग भी घुसेड़ दिए उन्होंने। हाँ। अब मुझे नहीं समझ आता कि चीन के लोगों ने कैसे इन किसानों से संपर्क किया होगा और कैसे बैठे होंगे और क्या आदान प्रदान हुआ होगा। चीनी तो बिल्कुल अलग दिखाई देता है। और मैं कहता हूँ अगर ये आ गए तो सबसे पहले तो आईबी के लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, एनआईए के लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, और ये जो सीआईडी सीबीसीआईडी बना के चलते हैं गुप्तचर विभाग के लोग, इनको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए कि तुम्हें पता ही नहीं चला कौन आ गया। तो या तो सरकार जो है एक तरह से नंगा नाच कर रही है, या वो जो है इस हद तक बेशर्मी पे उतर आई है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि किसानों को कैसे बदनाम करे। बदनाम करके आप जो है किसी से वार्ता नहीं कर सकते। वार्ता करने के लिए आपको जो है सदिच्छा दिखानी पड़ेगी, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, आमने सामने बैठना पड़ेगा। लेकिन सरकार जो है सोचती है कि पैसे देके, क्योंकि बीजेपी ने 5 साल में 6 साल में एक ही चीज सीखी है, जो आदमी तुम्हारे काबू ना आए उस पर सीबीआई का छापा बढ़वा दो, आईबी का छापा बढ़वा दो, ईडी का छापा बढ़वा दो, एनआईए से उसे बंद करा दो, उसे यूएपी में बंद करा दो, और तब भी ना माने तो उसे पैसे देके खरीद लो। तो अब ये जो है किसान जो है इन पे ये सारे जो हथियार है इनके वो नहीं चल रहे, नहीं चल पाए। अब हथियार नहीं चल रहे तो सरकार बड़ी किम कर्तव्य विमूढ़ है। तो इसमें मुझे एक पुरानी कहानी याद आती है कि एक बहुत बड़ा जो है तलवारबाज था जापान में। वो जापान में तलवारबाजी बड़ी अच्छी करता था, लेकिन वो सांस्कृतिक तरीके से या एक ट्रेडिशनल तरीके से वो तलवारबाजी करता था। एक आदमी अचानक जो है शराब पी के आ गया और बोला जी मैं तुमसे तलवारबाजी करूंगा। तो उसने, गुरु ने, जो सबसे बड़ा गुरु था तलवारबाजी का, उसने कहा भाई मैं तेरे से जो है तलवारबाजी नहीं कर सकता। तो लोगों ने कहा भाई तुम इतने बड़े दुनिया सबसे धुरंधर तलवारबाज हो, सबसे ये लड़ते हो, इससे क्यों नहीं लड़ रहे? बोले मैं जिनसे लड़ता हूँ वो जो है ट्रेडिशनल तरीके से लड़ते हैं, सांस्कृतिक तरीके से लड़ते हैं, उन्हें पता है कि तलवार का ये वार है, ये वार है। लेकिन ये तो अनजान आदमी है, इसका क्या पता, तो सीधे भोंक देगा। तो ये जो सरकार है, ये सरकार आज के दिन जो है वो, जो मैं कह रहा हूँ ना, शराबी है, जो अजनबी है, अनजान है, जिसको तलवारबाजी नहीं आती, ये सरकार उन लोगों के हाथ में है। और इस सरकार को खुद समझ नहीं आता कि हम क्या कर लें। ये तो ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपने हरियाणा में देखा होगा कि उन्होंने सड़कें खोद दी, उन्होंने खड्डे खुद ही कर दिए कि जैसे चीन की सेना हिंदुस्तान में घुस रही हो या पाकिस्तान की सेना घुस रही हो, उसे नहीं घुसने देंगे। तो जो सरकार जो है बेवकूफ़ी के काम करती है, बेवकूफ़ों के द्वारा चलाई जाती है, वो सरकार जो है हमेशा उसका पतन होता है। और वो सरकार कभी भी किसी भी देश को आगे भविष्य में ऊपर नहीं ले जा सकती, आगे नहीं बढ़ा सकती। और अंत में ये सरकार जो है एक तरह से भविष्य में इतिहास इसे ऐसे याद करेगा कि मूर्खों के द्वारा, मूर्खों ने भारत में एक मूर्खतापूर्ण राज्य चलाया था, जो 2014 से शुरू हुआ और इतने समय तक चला।
बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी आपका। अगले में फिर मुलाकात होंगी रविंदर जी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।